से इन्फिमम वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, लिमिट, लोअर लिमिट, और जो उसमें सुप्रीमम रहेगा उसको अपर लिमिट बोलेंगे। वही लिमिट इन्फिमम सुप्रीमम बन जाता है अगर सीक्वेंस बाउंडेड है। अनबाउंडेड के लिए वो अलग के साथ है, अनबाउंडेड को हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं सब सीक्वेंस के टर्म्स में। सब सीक्वेंस में क्या करते हैं, ऐसे याद रखना है, मैंने क्या कहा था, अगर जब लिमिट सुपेरियर निकालते हैं हम लोग, या फिर इसको सिंपल ऐसे भी करते हैं, एन अगर एक सीक्वेंस है तो जब सुप्रीमम की बात करते हैं तो पहले पूरे सीक्वेंस में का सुप्रीमम निकाल लो, उसको बोल देते हैं B1। फिर एक B2 डिफाइन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पूरे सीक्वेंस में से A1 को निकाल दो और इसमें का सुप्रीमम फाइंड आउट करो। ऐसे B3 में क्या करेंगे, AN में से A1 A2 को माइनस कर देंगे, इनमें से सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसका लिमिट निकाल लो, या फिर इसका जो इन्फिमम आएगा, पूरे में का जो इन्फिमम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लिमिट सुपेरियर होगा। ऐसे इन्फिमम के केस में क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस बनाते हैं इसमें सीक्वेंस का पहले सबसे इन्फिमम वैल्यू, फिर एक फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करो, जो बचेगा उसमें से इन्फिमम, फिर सेकेंड को रिमूव करो, जो बचेगा उसका इन्फिमम। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है, तो इसमें सुप्रीमम निकालते हैं। तो याद कैसे करते हैं कि जब भी लिमिट सुप्रीमम निकालना है तो ये सुप्रीमम का इन्फिमम होता है, जब लिमिट इन्फिमम निकालते हैं तो ये इन्फिमम का सुप्रीमम होता है। एक्चुअली यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से एक मिलता है, फिर उसका लिमिट निकाल लो वो डायरेक्ट आ जाता है। ऐसे यहाँ पे भी अगर वो अनबाउंडेड है तब तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि जब मैं पूरे सीक्वेंस का जब सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, तो अगर मेरा सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, तो ये डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाता है। ऐसे अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसके केस में क्या ढूंढते हैं, इन्फिमम ढूंढते हैं। अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है इसका मतलब उसका इन्फिमम कभी नहीं मिलता है, तो वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। और कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, तो उसको अपने को हर एक का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सुप्रीमम, इन्फिमम वो सब निकालना। अब नेक्स्ट आता है, जब क्वेश्चन आते हैं 40 to 50%, वो आता है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। नेट में तो थोड़ा कम आता है, अगर बाकी जैसे IIT जैम में और इसमें गेट में तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लिमिट रिलेटेड ही आते हैं। बट नेट में इसका वेटेज कम रहता है, मतलब 20% ही, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही लिमिट फाइंड आउट करना रहता है, बाकी 4 जो रहते हैं वो थ्योरी बेस पे आते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, तो जब अपने को पता हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो अपने को पता है कि ये चीज होगा। अगर थ्योरी में डेवलप करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा, तो जब इसको ओपन करते तो अपने को क्या मिलता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an minus l is less than epsilon whenever n is greater than is equal to m। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि an बिलोंग करेगा एप्सिलॉन नेबरहुड पे और एवरी n is greater than is equal to m। मतलब कुछ फाइनाइट को छोड़ के हर एक सीक्वेंस इसके नेबरहुड में आ जाएंगे, हमेशा एक ऐसा m मिल जाएगा फाइनाइट वैल्यू जिसके बाद सीक्वेंस का हर एक टर्म इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाए। तो ये कुछ डेफिनेशन। बट अगर अपने को ये पता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स रहते हैं। सबसे पहला तो डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर लो, जैसे 1/n कुछ स्टैंडर्ड है। उसको छोड़ने के बाद एक स्क्वीज थ्योरम या फिर इसी को सैंडविच थ्योरम कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर मेरे पास 3 सीक्वेंस हैं, उनके बीच में रिलेशन ये है कि an is less than bn is less than cn और every n belongs to natural number, और अगर इसका लिमिट निकालूं an का, ये l आ जाए, cn का लिमिट सपोज ये L1 और ये L3 है, और L1 इज इक्वल टू L3 आ जाए, तो जो इसका लिमिट L2 होगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। तो हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर सपोज L1 इज नॉट इज इक्वल टू L3 है, तो इसका मतलब ये है कि जो L3 है वो किसके बीच में आएगा, L1 और L2 के बीच। L2
L1 और L3 की, इसका मतलब क्या, सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है बट उसका लिमिट क्या होगा ये हम लोग नहीं बता सकते। इसके बीच में होगा बट उसका एग्जैक्ट लिमिट क्या है वो अपने को पता नहीं। तो एग्जैक्ट लिमिट कब बता सकते हैं, जब L1 L3 सेम होना चाहिए। तो ये पहला थ्योरम है लिमिट फाइंड आउट करने का, कि स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से दो ऐसे सीक्वेंस बनाओ जो Bn से ग्रेटर हो और एक सीक्वेंस Bn से स्मॉल हो। अगर इन दोनों का लिमिट सेम हो जाता है तो अपने को Bn का लिमिट पता चल जाएगा। अब ये केस आ रहा है तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट ऑलरेडी गिवन है, अब अपने को क्या करना है, सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर एक सीक्वेंस दिया है, ऑप्शन में सारी लिमिट है, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए अपने को ये वाला काम आएगा कि ऐसे दो सीक्वेंस ढूंढो जिसके बीच में ये सैंडविच कर रहा है। अगर इन दोनों सीक्वेंस का लिमिट सेम आ जाएगा तो वही लिमिट हमारा Bn का होगा। अब ये भी जो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है देख के ही पता चल जाता है कि इसमें सीक्वेंस मतलब स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा, और वो सारे समेशन टाइप के ही सीक्वेंस होते हैं। जैसे अगर मैं इसका कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लूं, बट इसके लिए अपने को पता क्या होना चाहिए, कुछ इनइक्वालिटी। जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारे इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं, तो वो सारे इनइक्वालिटी अपने को पता होना चाहिए। या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया था कि किसका रेट ज़्यादा है, या फिर वो इनइक्वालिटी पता होना चाहिए कि कौन किससे बड़ा होता है, तो उससे ही बहुत सारे हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अगर इस टाइप का दिया है 1 + 1 1 + n का स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर ऑल अप टू n + n+। ठीक है, ये मेरे पास एक an सीक्वेंस दिया है। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसा सीक्वेंस ढूंढेंगे जिसके बीच में ये सैंडविच कर रहा है और वो दोनों ही सीक्वेंस सेम लिमिट पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस की वो लिमिट सेम आएगी। वैसे कन्वर्जेंट उसको डायरेक्ट बता सकते हैं, an + 1 - an निकाल लो। ठीक है, इसको an माइनस, तो ये क्या आएगा, सिंपल 1/n+1। ये पॉजिटिव टर्म्स है तो ग्रेटर देन 0, सिर्फ बाकी सब तो माइनस हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये कन्वर्जेंट हो जाता है। इनइक्वालिटी बताना है और लेस देन, तो वो सिंपल इस मेथड का यूज कर लेंगे, तो इससे आ जाता है। ये हम लोग एक एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे, उसके बाद देख लेते हैं कैसे इसको लेस देन इनइक्वालिटी बताएं। तो ये कन्वर्जेंट है। अपना मेन अप्रोच क्या है कि इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए अपने पास स्टेप है कि हम लोग चेक करेंगे ये बाउंडेड है कि नहीं, ये इंक्रीज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियरली हम लोग बता सकते हैं ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसका ये बाउंडेड भी है, मतलब कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो किस टेक्निक का यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि इसका लिमिट क्या है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, स्क्वीज थ्योरम। अगर कोई an या फिर कोई a लेस देन b है तो 1/b इज लेस देन 1/a होगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट का लॉजिक का हम लोग यूज करते हैं कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जितना ग्रेटर होगा उतनी इसकी टोटल वैल्यू स्मॉल हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसमें, सिंपल कि ये मेरे पास an है, इसको किसी से लेस देन बताना है और किसी से ग्रेटर देन बताना है। लेस देन किससे बताएंगे, अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दूं तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक काम कर रहा हूँ, ये तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, सबको मैं फिक्स कर देता हूँ। 1 बाय लेस देन 1 + n², 1 + n² सॉल अप टू 1/n², 1/n²। क्योंकि वैल्यू मैं डिनोमिनेटर में जितना कम करूंगा टोटल वैल्यू उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू मैक्सिमम टोटल वैल्यू उतनी कम आ जाएगी। तो ये लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम। तो हर एक टर्म को क्या कर देता हूँ मैं, n + n² सॉल अप टू 1/n + n²। अब ये सारे टर्म सेम है तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ, n/n + n² इज लेस देन an इज लेस देन n/n²। तो ये n/2n², an इज लेस देन 1/, इसका लिमिट अपने को पता है 0। 1/2n इसका भी लिमिट 0। तो कोई सीक्वेंस किसी ऐसे सीक्वेंस के बीच में लाई कर रहा है
जो दोनों सीक्वेंस की जो लिमिट है, ठीक है n+1 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो n+1 है और यहाँ पे भी n+1, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये ऑलरेडी अपने को पता है कि जितना नीचे रेट, डिनोमिनेटर का रेट अगर ज्यादा तो जीरो। इसमें भी वही हो रहा है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसकी भी लिमिट जीरो। तो अगर ये सीक्वेंस किसी ऐसे दो सीक्वेंस के बीच में लाई कर रहा है जिनका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू वो भी सेम है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट भी होगा तब भी चलेगा, तो उसका भी लिमिट क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। तो ये भी लिमिट क्या आ गया, जीरो। तो जो इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं समेशन के फॉर्म में, उसमें हम लोग हमेशा ट्विस्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्लियर है ये? तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्विस्ट थ्योरम। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 1/√n+1 सॉल्व अप टू 1/√n+n, 1/n+1 का क्यूब सॉल्व अप टू 1/n+n³, 1/n+1⁴ सॉल्व अप टू 1/n+n⁴। इसका लिमिट क्या होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, क्या होगा इसका लिमिट? सिर्फ इसको किसी दो सीक्वेंस के बीच में बताओ, दोनों का लिमिट कैलकुलेट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्या आएगा लिमिट? हेलो, एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है मेरी? 1 डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर मुझे इसको स्मॉल करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये लेस देन आएगा, मतलब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम करना है, तभी ये ग्रेटर होगा। तो कम करना है मतलब ये पूरा आ जाएगा, नीचे तो यही रहेगा कॉमन, और ऊपर कितने टर्म है, 1 से लेके n तक, तो n अपॉन रूट में n+1। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, अपने को पता है ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक अरे रूट वाला है, और रूट हमेशा लेस देन n होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर कम है रेट, तो वो कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे जब ग्रेटर देन करेंगे तो ये वैल्यू लेंगे, तो फिर ये साइड क्या आ जाएगा, n/√2n, फिर से ये रूट है और ये n है, तो रेट किसका ज्यादा है, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का रेट ज्यादा तो इन्फिनेटिव, डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा तो जीरो। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनेटिव वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड का जीरो आएगा, सिंपल। ये नीचे n+1 का क्यूब है, तो ऊपर क्या आएगा n, और नीचे n+1 का क्यूब,
इस केस में जब ये वाला रखेंगे तो ऊपर n आ रहा है, नीचे 2n का क्यूब, एक तो n कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे सिंपल ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका रेट ज़्यादा तो आंसर 0। क्लियर है? ऐसे इसका भी क्या आएगा सेम। हाँ, इसमें अगर ये लेना पड़ेगा k को ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर 1 से कम हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो स्क्वीज थ्योरम का ऐसे एग्जांपल में यूज होता है। और सेकेंड ये जो हम लोग रेट वाला यूज कर रहे हैं ना, कि सबसे कम रेट log n का होगा, ये लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू किससे हो जाता है, रूट n से। ये जितने भी पॉलिनोमियल आते हैं p ऑफ n, इसमें अलग अलग डिग्री के, जैसे पहले n, n स्क्वायर, n रेस टू ये टाइप का, फिर ये लेस देन आता है किससे, e रेस टू n से। ऐसे इसका भी अगर मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो सिंपल a रेस टू n लिख देते हैं, ये लेस देन आ जाता है n फैक्टोरियल से, और ये लेस देन आ जाता है n रेस टू n। तो ये जो प्रूव करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एक रिजल्ट आता है अपने पास कि अगर सपोज कोई पॉजिटिव सीक्वेंस ले लूं, दो केस आता है। पहले एक नॉन जीरो सीक्वेंस ले ले रहा हूं, an अगर एक नॉन जीरो सीक्वेंस है, और जब हम लोग लिमिट निकालते हैं an प्लस 1 अपॉन an, अगर इसका लिमिट l आ रहा है और मॉडुलस ऑफ l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो an की लिमिट आएगी वो 0। तो इस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो 0 कब आता है, जब an अपॉन an का लिमिट l आएगा और l लेस देन 1। तो क्लियरली ये क्या कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस है ना, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अगर ये l है तो इसका मतलब क्या होगा, an प्लस अपॉन an जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब an प्लस 1 इज लेस देन n। तो जो सीक्वेंस वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है 0 पे कन्वर्ट करता है। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉजिटिव सीक्वेंस ले लूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, और इसकी वैल्यू l आ रही है, और l अगर ग्रेटर देन 1 आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये सीक्वेंस हमेशा डाइवर्स करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? तो मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इस रिजल्ट का यूज यहाँ पे करते हैं। तो ये अपने पास सेकेंड रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट क्या था कि स्क्वीज थ्योरम, कि अगर किसी सीक्वेंस को लिमिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी दो सीक्वेंस के बीच में बताएंगे, जो दोनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं उनका लिमिट सेम होना चाहिए। थर्ड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉची के कुछ थ्योरम है, कॉची फर्स्ट थ्योरम और एक होता है कॉची सेकेंड थ्योरम। ये रिलेटेड है, एक एरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है और एक दूसरा ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, इसी में एक एरिथमेटिक मीन वाला है, कि अगर सपोज मुझे इसका लिमिट निकालना है, किसी सीक्वेंस के एरिथमेटिक मीन का लिमिट निकालना है, ठीक है, तो अगर इस an का लिमिट एग्जिस्ट हो गया, तो इस an का लिमिट और इसके एरिथमेटिक मीन का लिमिट सेम होता है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये कैलकुलेट करना है ना, सिर्फ ये देख लो, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका भी लिमिट सेम आएगा। अगर an का लिमिट l है तो उसके एरिथमेटिक मीन का भी लिमिट क्या होगा, l। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन का है इसी में, कि अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन का लिमिट निकालना है रेज़ टू 1/n, तो एक काम करो, लिमिट निकाल लो an का, अगर इसका लिमिट l आ रहा है तो इसका भी लिमिट क्या आएगा, l आएगा। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो ये कॉची फर्स्ट थ्योरम है, एक एरिथमेटिक मीन के लिए और एक ज्योमेट्रिक मीन के लिए, कि अगर किसी के एरिथमेटिक मीन का लिमिट निकालना है तो आप क्या करो, जस्ट an का लिमिट निकाल लो। अगर an का लिमिट l है तो ये पूरे एरिथमेटिक मीन का भी l आएगा, अगर इस an का l है तो इस पूरे ज्योमेट्रिक मीन का भी l आता है।
और इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, या तो एक काम करो, जितने भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट पता है मुझे, उन सब का क्या बना लो, एरिथमेटिक मीन बना लो। या तो फिर एग्जामिनर खुद आपको क्वेश्चन देगा और ये ढूंढो कि क्या ये किसी सीक्वेंस का एरिथमेटिक मीन तो नहीं है। जो भी लिमिट होगा उसका, खाली उस सीक्वेंस का लिमिट पता चल जाए और ये पता चल जाए कि ये उसी सीक्वेंस का एरिथमेटिक मीन है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, उस सीक्वेंस का लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मुझे पता है कि जो an है 1/n ये कन्वर्ट करता है, तो मैं इसका एरिथमेटिक मीन बना सकता हूँ। कैसे? 1 + 1/2 सॉल्व अप टू 1/n। अगर मुझे पूछ ले इसका लिमिट क्या आएगा, तो जस्ट मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है ये कुछ और नहीं है बल्कि 1/n का एरिथमेटिक मीन लिया है। तो एक काम करता हूँ, 1/n का लिमिट मुझे पता है कि ये 0 है, तो इसका भी लिमिट कितना आ जाएगा, 0। कि जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर इसी का मुझे ज्योमेट्रिक मीन बनाना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 × 1/2 × 1/3 सॉल्व अप टू 1/n⁻1/n। अगर कोई पूछ ले इसका लिमिट क्या आएगा, तो इसका भी लिमिट, बट इसी को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में है क्या, 1/n⁻1/n। एक्चुअल में इसको किसी और मेथड से भी किया जा सकता है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉची सेकेंड थ्योरम, बट यहाँ से भी आ गया। अगर इसका लिमिट पूछे तो डायरेक्ट मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है? मुझे अगर सपोज पता है e⁻1/n, इसका लिमिट क्या होगा, e⁻1/n का लिमिट क्या होता है, 1, क्योंकि e अपने को पता है एनालिटिक फंक्शन है रियल के अंदर भी, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट अंदर चले जाता है, मतलब सीक्वेंस के अंदर। जैसे e⁻f(n) है, तो अगर इसका लिमिट कैलकुलेट करना है तो सीधे सीधे इसका लिमिट कैलकुलेट कर दो। इसका रीजन क्या है कि टर्म बाय टर्म हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर लिमिट जो है वो डायरेक्ट, मतलब जैसे fn(x) का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट, अरे क्या बोलते हैं, ठीक है बात बताता हूँ। तो जैसे इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 1/n का लिमिट निकाल सकते हैं। 1/n का लिमिट क्या है, 0, तो e⁻0 क्या आ जाएगा, 1। तो अब इसी का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन बना सकते हैं, 1/2 e⁻1/3 सॉल्व अप टू e⁻1/n/n। तो इसका भी अगर लिमिट कैलकुलेट करना है तो इसका भी लिमिट क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट अपने को आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये जो भी सीक्वेंस दिया है वो किसी सीक्वेंस का एरिथमेटिक मीन है, तो जो भी इस सीक्वेंस का लिमिट होगा यही इसका टोटल लिमिट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉची का सेकेंड थ्योरम। इसके बीच में बहुत सारे रिलेशन, इसके बीच में हम लोग आगे चल के इसको सीरीज में भी डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों, इसका हम लोग सीरीज में भी डिस्कस करते हैं। पावर सीरीज में पूरा यही होता है, क्योंकि 1/r इज नथिंग बट लिमिट ऑफ an⁻1/n, या फिर लिमिट एस टू an/an+1, वो उसकी वैल्यू r की इक्वल आती है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग आगे भी करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इफ जो लिमिट है an+1/n, अगर इसका लिमिट l है, तो इम्प्लाई करता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an⁻1/n, इसका भी लिमिट l आएगा। ये एक रिजल्ट है। कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि इसके लिमिट एग्जिस्ट होने से इट डजंट इम्प्लाई कि इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, तो ऐसे काउंटर एग्जांपल है, एक फेमस काउंटर एग्जांपल है 2⁻n प्लस -1/n। इसको इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जब an⁴1/n लेंगे तो इससे होगा क्या, ये सिंपल 1/n आ जाएगा और ये -1/1/n, तो ये तो 0 आ गया, सिर्फ ये अपने पास ये बचेगा। तो इसका जब लिमिट निकालते हैं तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 0, और जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो 2⁻1, तो इसका आंसर आ जाता है 1/2। तो मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट जब हम लोग इसका an+/an निकालेंगे तो उसकी डिफरेंट लिमिट आती है, तो ये कन्वर्स टू नहीं होता। तो अगर अपने को किसी सीक्वेंस में कुछ यहाँ पे कुछ सीक्वेंस देके ऊपर 1/n दे दे, ये पूरा मेरा an है, तो मैं एक काम करूंगा, ये जो पूरा यहाँ पे इसी को an बोल दूंगा और क्या कैलकुलेट कर दूंगा, लिमिट an+1/an। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो ये टोटल का लिमिट होगा, और इसका यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में आया जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास है कॉची सेकंड थ्योरम, कि जब भी इसका लिमिट कैलकुलेट करना है तो एक काम करो, इसका लिमिट कैलकुलेट कर लो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो पेपर में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1/n⁴1/n, इसका लिमिट क्या होगा अगर इसका यूज करेंगे तो। देखो पहले ये यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, बाद में फिर और ये इसी को मैं an बोल देता हूँ। तो अगर an⁴1/n का लिमिट निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, an+1/an का लिमिट निकाल देता हूँ। तो इसका लिमिट निकालने से अच्छा है मैं लिमिट निकाल दूं, ये an है, ये 1/n, an⁴1/n। तो एक काम करता हूँ, मैं लिमिट निकाल देता हूँ an+1। तो an+1 क्या आ जाएगा, 1/n+1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट n →∞ 1/n फैक्टोरियल n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये कैंसल और आंसर क्या आ गया, सिंपल 0 आ गया। क्लियर है ये, तो इसका भी लिमिट कितना आ जाएगा, 0। ये पॉइंट क्लियर है सबको। हेलो, हेलो, तो ये अपने पास सेकंड मेथड आ गया, कॉची सेकंड थ्योरम। इसमें और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो मैं एग्जांपल के थ्रू ही जितने भी और बाकी थ्योरम्स है वो कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा और थ्योरम्स। देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तो हो चुका था ना, an = sin π/n। ठीक है, इसमें पूछा 0 and attain, सेकेंड 0 नॉट अटेन। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं, 1 अटेन, फोर्थ 1 नॉट अटेन। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, कब, जब हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, कि सॉरी लिमिट पॉइंट। तो इसमें अपने को पूछा है कि an के पास सुप्रीमम वैल्यू निकालना है, तो सुप्रीमम वैल्यू निकालना है, तो सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि सीक्वेंस π/n मैक्सिमम कितना जा सकता है,
1 और मिनिमम कितना जा सकता है 0। तो अगर इन्फिमम पूछेंगे तो 0 एंड अटेन, 0 अटेन करने के लिए n को 1 पुट कर दो sin पाई 0, और अगर अपने को 1 चाहिए तो n को 2 पुट कर दो sin पाई बाई 2, और 1 से ज़्यादा जाएगा नहीं और 1 अटेन कर रहे हैं तो 1 एंड इट इज अटेन। ठीक है, ये तो हो चुका था ना क्वेश्चन लिमिट पॉइंट में। ये वाला क्वेश्चन करो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय रूट n 1 अपॉन रूट 1 मेरे बस में